और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने जो सैमसंग का डीसी इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है डबल डोर, इसका जो पावर पीसीबी है और इसके आईपीएम पीसीबी या मॉड्यूल पीसीबी को आपने कैसे टेस्ट करना है और कौन कौन से पॉइंट्स ज़रूरी होते हैं कि जिनको चेक करने से जो है वो फॉल्ट जो है दूर हो सकता है। अगर माइक्रो कंट्रोलर वगैरह यहाँ पे जल जाए तो फिर तो ये चांस नहीं होता है, लेकिन अगर इसका एसएमपीएस सिस्टम और इसकी रेक्टिफिकेशन वगैरह या इसका जो वोल्टेज रेगुलेटर है यहाँ पे ये ख़राब हो जाएँ तो फिर चांसेस होते हैं इनको ठीक करने के। तो बहुत कम चांस होता है कि माइक्रो कंट्रोलर तक ये फॉल्ट जाए, तो ज़्यादातर चांसेस इसके हाई साइड पे होते हैं। तो आज हम आपको इसकी हाई साइड एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये कैसे काम करती है। तो फ्रेंड्स, ये इसकी जो फ्रिज की वायरिंग डायग्राम है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, और वीडियो अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लें, तो उससे भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। अब बात कर लेते हैं इस पीसीबी की कि इसकी जो इंटरनली स्कीमेटिक है वो कैसे है। तो देखें यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे न्यूट्रल है, तो यहाँ पे इंटर होते हैं। तो इंटर होते ही यहाँ पे इसके साथ सेफ्टी डिवाइस लगाई गई है, ZNR है, फिर आगे सारा फिल्टरिंग सिस्टम है। तो कैपेसिटर है, एक जो है वो रेजिस्टेंस लगाई गई है, और इसके साथ जो है वो दो नहीं, एक ही लाइन फिल्टर लगाया गया है ताकि यहाँ पे जो स्पाइक्स वगैरह हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। जब स्पाइक्स यहाँ से कंट्रोल हो जाएंगी तो उसके बाद जो है वो इंटर हो जाएगी इलेक्ट्रिक। देखें यहाँ पे ये लाइन फिल्टर, तो ये न्यूट्रल हो गया और ये लाइन है जी। तो यहाँ से ये इंटर हो रहे हैं सीधे डायरेक्ट की। देखें यहाँ पे दो जंपर्स लगे हुए हैं, मैं उस तरह से भी दिखा देता हूँ आपको। देखें ये दो जंपर हैं यहाँ पे, तो जंपर से ये न्यूट्रल सीधा चला जाता है रेक्टिफिकेशन में। तो ये रेक्टिफायर एक लगी हुई है, 2 एम्पेयर्स की रेक्टिफायर है। तो क्योंकि ये सिस्टम इतना हैवी नहीं है तो इसलिए छोटी रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद जो है वो देखें इसका जो लाइन है, देखें लाइन जो है इस तरफ से ये लाइन फिल्टर से होकर, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे भी जंपर है, ये जंपर डायरेक्ट इधर आता है। और इसके बाद यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे भी देखें जंपर ही हैं जी। तो यहाँ पे भी जंपर ही लगे हुए हैं, तो जंपर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है। तो ये देखें एक तो ये अंदर चला जाता है जी मॉड्यूल पीसीबी की तरफ, डबल है जी, ठीक है। और एक पिन जो है मॉड्यूल पीसीबी के लिए, और एक पिन जो है वो यहाँ पे देखें इस तरफ अटैच हो गई है, इसके साथ फ्यूज़ अटैच हुआ है। तो देखें ये फ्यूज़ है इसके साथ। तो फ्यूज़ से जो है वो 3.5 एम्प्स का मेरे ख्याल से फ्यूज़ है, नहीं जी ये है जी 6 एम्प्स का तो फ्यूज़ है, नहीं 2 एम्प्स का, सॉरी 2 एम्प्स का ये फ्यूज़ है। और यहाँ पे अगर फ्यूज़ चेक कर लें, क्योंकि अगर तो ये ब्लैक हो गया तो फिर तो ये जला हुआ नज़र आएगा। अगर ये ब्लैक नहीं हुआ तो इसको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि इसमें कंटिन्यूटी मौजूद है कि नहीं है। अगर ये ख़राब हो चुका है तो इसको चेंज ज़रूर करें, फिर आपका सिस्टम जल्दी ठीक हो जाएगा। देखें यहाँ पे लाइन आ गई तो रेक्टिफिकेशन में इंटर हो गया। रेक्टिफिकेशन का काम क्या है कि एसी वोल्टेजेस को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो डीसी में अगर कन्वर्ट करेगा तो यहाँ पे हमें 220-230 डीसी वोल्ट मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पे चूँकि बूस्टिंग कैपेसिटर भी साथ में लगाए गए हैं तो ये कैपेसिटर जो हैं वो वोल्टेजेस को बूस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे 2 कैपेसिटर्स का इस्तेमाल किया गया है। तो 2 कैपेसिटर से मुराद ये कि देखें 10 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड के 2 कैपेसिटर्स लगाए गए हैं, और इनसे ये काम लिया गया है कि जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज़ में लगाते हैं तो उनके वोल्टेजेस बढ़ जाते हैं, और जब इनको हम पैरेलली अटैच करते हैं तो इनकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है जी। तो अभी यहाँ पे इनकी कैपेसिटेंस बढ़ाई गई है, तो 10 माइक्रोफैरड 10, तो ये 20 माइक्रोफैरड यहाँ पे हो जाते हैं और वोल्टेजेस सेम रहते हैं। तो देखें यहाँ पे इन दोनों कैपेसिटर्स पे, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी हमें 310, 320, 330 वोल्ट मिलने चाहिए। तो वेरी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा और 290 से कम नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे जब देखें इसका पॉजिटिव जो है वो ऑटोमेटिकली ये देखें डायरेक्ट चॉपर में चला गया है। तो यहाँ पे देखें ये चॉपर इंस्टॉल है, तो आप देख सकते हैं, तो ये चॉपर के साथ एक पॉइंट पे ये चला गया है। अब ये हाई साइड है, तो ये सर्किट तब तक कंप्लीट नहीं होगा, ये चॉपर तब तक ऑन नहीं होगा और वोल्टेजेस आगे तब तक नहीं बनेंगे जब तक कि इसके जो स्विचिंग मोड सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। तो स्विचिंग मोड सिस्टम कैसे काम करता है जी, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने चेक कहाँ पे करना है, देखें ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। तो नेगेटिव पॉइंट देखें डायरेक्ट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, 0 की रेजिस्टेंस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई फ्लक्चुएशन आती है कोई वोल्टेजेस वगैरह में, तो ये अगर 0 की रेजिस्टेंस ख़राब हो जाती है
तो ये एक फ्यूज़ की तरह काम करती है, फ्यूजेबल है। तो अगर ये ख़राब हो जाती है, देखें तो यहाँ पे सोर्स पे जो है सोर्स पिन्स हैं, यहाँ पे सप्लाई नहीं आएगी तो ये सिस्टम ही काम नहीं करेगा। तो इसलिए पहले यहाँ तक चेक कर लें, अगर यहाँ तक वोल्टेजेस आ रहे हैं पीछे तक रेजिस्टेंस से पहले वोल्टेजेस यहाँ पे और इस पॉइंट पे अगर आ रहे हैं वोल्टेजेस तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आगे नहीं जा रहे, इस पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस ख़राब हो चुकी है। अब जब आपने ये चेक कर लिया, यहाँ पे ठीक कर लिया, तो ये सिस्टम ठीक हो सकता है। फिर इसके बाद अगर फिर भी ऑन नहीं हो रहा है तो फिर ये स्विचिंग आईसी जो है ये ख़राब हो सकती है। और ये स्विचिंग आईसी है जी, देखें मैं आपको नंबर बता देता हूँ, टॉप 253 PN इसका नंबर है। तो ये अगर ख़राब हो जाती है तो फिर भी जो है वो सिस्टम काम नहीं करेगा, तो इसको चेंज कर लें तो बेस्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको और तरीक़ेकार क्या है कि इस आईसी का ख़राब होने का निशानी और क्या हो सकती है कि देखें, अगर सोर्स पे चेक कर लें, यानी कि ये यहाँ से अगर सिफर से अगर आ गया है वोल्टेजेस, तो ये तमाम देखें सोर्स पिनें आपस में मिली हुई हैं। तो ये अगर सोर्स पिन पे भी आ रहे हैं वोल्टेजेस और इसके भी साथ भी दोनों को चेक कर ले तो 320 वोल्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये आईसी जो है वो ख़राब हो सकती है, इसको चेंज कर लें। फिर उसके बाद अगर वोल्टेजेस ड्रेन पे चेक कर लें, इसके साथ हाई वोल्टेजेस यहाँ पे अटैच कर लें एक प्रोब को मीटर की, और दूसरी जो है ड्रेन पे कर लें, तो यहाँ पे भी हमें 320 वोल्ट आने चाहिए। अगर यहाँ पे 320 वोल्ट नहीं मिले तो फिर तो कंफर्म है कि ये आईसी ख़राब है। लेकिन इसके अलावा भी एक चांस मौजूद है कि इसका अगर फीडबैक इसको ना मिले तो फिर भी ये जो है ऑन नहीं होगा। तो फीडबैक कहाँ से आता है जी? तो फीडबैक देखें, ये ऑप्टोकूपलर लगा हुआ है तो ये फीडबैक जनरेट करता है। तो देखें ये 817 का ऑप्टोकूपलर है, तो ये जनरेट कैसे करता है कि देखें यहाँ पे इस चॉपर से जो है वो आपको तकरीबन 13 वोल्ट्स मिलने चाहिए, यहाँ पे आने चाहिए 13 वोल्ट, ठीक है, नहीं सॉरी यहाँ पे नहीं, इस पॉइंट पे ये रेजिस्टेंस की इस पॉइंट पे हमें 13-14 वोल्ट्स मिलने चाहिए। और ये रेजिस्टेंस जी देख लेते हैं कितने की, हाँ ये 100 ओम्स की रेजिस्टेंस है, तो तकरीबन यानी कि सिर्फ वोल्ट्स यहाँ से क्रॉस करेंगे तो कोई इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। तो इस पॉइंट पे जो ऑप्टोकूपलर का जो है वो ये क्या है जी 4 नंबर, तो ये है जी कलेक्टर है। तो कलेक्टर से सॉरी एमीटर है और एमीटर पे आपको 13 वोल्ट मिलने चाहिए और इसके फिर कलेक्टर पे जो है वो आपको 5 वोल्ट आने चाहिए। तो 5 वोल्ट जो है इसके फीडबैक बन जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे देखें ये कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर 105, तो यहाँ पे भी आपको 5 वोल्ट मिलने चाहिए। तो यहाँ पे अगर 5 वोल्ट मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम जो है वो बिल्कुल ठीक है और यहाँ पे तक ये काम कर रहा है और ये स्विचिंग भी कर रहा है। अगर इसके बावजूद भी यहाँ तक ये आपने चेक कर लिया, ये पॉइंट्स से चेक कर लिए, वोल्टेज वगैरह ठीक है, तो फिर जो है वो इसकी जो ये लो साइड है यहाँ पे मसला आ सकता है। तो फिर ये क्या हो सकता है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि देखिए ये ग्राउंडिंग कैपेसिटर यहाँ पे इंस्टॉल किया गया, मैं आपको दिखा देता हूँ उस तरफ से। तो देखें ये ग्राउंडिंग कैपेसिटर है, तो ग्राउंडिंग कैपेसिटर अक्सर अगर ख़राब हो जाए, कोई शॉर्ट हो जाए तो ये फिर जो है वो मसला कर सकता है। तो देखें इसमें लगा हुआ है जी, कैपेसिटर नंबर है जी, देख लेते हैं 106, तो 106 नंबर कैपेसिटर है। अगर ये ख़राब होगा तो फिर भी ये मसला कर सकता है। इसके बाद जी आगे चेक करना है हमने कौन कौन से पॉइंट। तो देखें यहाँ पे ग्राउंडिंग कैपेसिटर को देख लें, यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो ये हमारी ग्राउंड हो गई। अब इसको और इस कैपेसिटर पे चेक कर लें, इस दोनों कैपेसिटर, इस कैपेसिटर पे, तो इस कैपेसिटर पे हमें 12 वोल्ट मिलने चाहिए। तो देखें ये कैपेसिटर नंबर है जी, चेक कर लेते हैं, कैपेसिटर का नंबर नज़र नहीं आ रहा है, मैं चले कैपेसिटर 112, तो 112 नंबर पे देख लेंगे, तो यहाँ पे हमें 12 वोल्ट मिलने चाहिए। इसके अलावा अगर ये देखें ये एक वोल्टेज रेगुलेटर है, तो ये इस साइड पे इसका इन है और इस साइड पे आउटपुट है, और सेंटर जो है इसका यहाँ ये जो पॉइंट जो है इसका ग्राउंड है, यहाँ नेगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पे और यहाँ पे हमें 12 वोल्ट मिलने चाहिए और इसके आउटपुट पे हमें 5 वोल्ट मिलने चाहिए। तो ये इस तरह से आप अगर चेक कर लेंगे तो जो है वो सारा सिस्टम आपको समझ आ जाएगी और इसके ठीक करने के चांसेस मौजूद हैं। इसके अलावा अक्सर जो एमिटिंग डायोड है इसकी
क्या नाम है, ऑप्टोकूपलर की, तो ये भी अगर ख़राब हो जाए तो अक्सर ये काम खराब जो है वो नहीं ऑन होता है। तो इस वजह से अगर यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये मीटिंग यहाँ पे 13 आ रहे हैं लेकिन 5 नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी मीटिंग डायोड ने इस वोल्टेजेस को ऑन नहीं किया है, तो इसलिए फिर ये ऑप्टोकूपलर ख़राब हो सकता है, तो ये चेंज कर लें। इसके अलावा मैं दोस्तों आपको ये भी बता देता हूँ कि जो हाई साइड होती है, इसके हाई साइड वोल्टेजेस को मॉनिटर भी किया जाता है। तो वो किस आईसी से किया जाता है जी, तो वो इसी स्विचिंग आईसी के थ्रू मॉनिटर किया जाता है। तो आप देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ, उसका सर्किट भी दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे भी मसला होगा तो फिर भी जो है वो सिस्टम ऑन नहीं होगा, तो क्योंकि ये अगर मॉनिटरिंग वोल्टेजेस कम या ज़्यादा हैं तो स्विचिंग आईसी ऑन ही नहीं होगा और ये काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज़ में इंस्टॉल हैं। देखें, ये प्री सेटेड रेजिस्टेंस हैं, 4 पीस लगाए गए हैं और इन 4 को सेट करके तो मॉनिटरिंग यहाँ पे हाई वोल्टेजेस हैं और यहाँ पे लो वोल्टेजेस हासिल किए गए हैं। तो ये प्री सेटेड है और जितने वोल्टेजेस यहाँ से कम आएंगे उतने ही वोल्टेजेस यहाँ से क्रॉस करेंगे कम, और जितने यहाँ पे तेज़ आएंगे उतने ही तेज़ यहाँ से क्रॉस करेंगे। तो अगर तेज़ या कम आने की सूरत में जो स्विचिंग आईसी है ये सेंस करता रहता है कि यहाँ पे जो प्री सेटेड हमारा जो सिस्टम है ये परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और वोल्टेजेस वगैरह हाई हैं कि लो है, उससे उसको समझ आती रहती है। तो अगर ये भी ख़राब होगा तो फिर भी जो है वो मसला आ सकता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जी IPM PCB की। तो IPM PCB देखें, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसके जिनके हाई साइड जो मोटे मोटे पॉइंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, तो फिर किसी और वीडियो में इंशाल्लाह आपको इससे ज़्यादा तफसील से बताऊँगा, और अगर कोई ख़राब PCB आया तो उसमें और ज़्यादा अच्छे से बात करेंगे। तो देखें, इसकी जो इलेक्ट्रिक की वायरिंग डायग्राम है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, तो आप वो ज़रूर देख लें। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि जो IPM PCB है इसको इलेक्ट्रिक आती है जी जो कंप्रेसर के साथ ओवरलोड लगी होती है उस वहाँ से आती है। तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो वो भी देख लें, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि इसकी बिजली कहाँ से आती है। अब इसके बाद जो है देखें, यहाँ पे जब लाइन यहाँ पे इंटर होती है और न्यूट्रल यहाँ पे होता है, तो ये लाइन जो है ये फ्यूज़ के साथ जुड़ी हुई है, और अगर फ्यूज़ जो है वो बर्न हो जाए तो ये ब्लैक हो जाए तो फिर तो नज़र आ जाता है। अगर डिस्कनेक्ट, छोटा सा डिस्कनेक्ट आ जाए तो फिर ये नज़र नहीं आता है, तो इसको चेक कर लें। अगर ये ख़राब होगा तो फिर भी मसला आ सकता है। फिर इसके बाद जो सिस्टम जो है देखें, यहाँ पे न्यूट्रल और यहाँ पे लाइन जो है वो इंटर हो जाती है, और इसके साथ ही ये देखें रेक्टिफिकेशन लगी हुई है और 5 एम्पेयर का रेक्टिफायर लगा हुआ है। अगर ये ख़राब हो जाएगा तो फिर भी ये सिस्टम काम नहीं करेगा। अब और ये जब ख़राब होगा तो ये शॉर्ट सर्किट क्या होगा, बार बार फ्यूज़ उठ जाएगा, या फिर जो ब्रेकर है, जो मेन ब्रेकर है वो भी बार बार ये गिरता रहेगा। तो ये इसकी मेन निशानी है ख़राब होने की। फिर इसके साथ देखें कैपेसिटर लगा हुआ है, बूस्टिंग कैपेसिटर है। तो अगर यहाँ पे 220-230 वोल्ट इंटर होते हैं तो यहाँ पे साथ ही ये बूस्ट कर जाते हैं कैपेसिटर की वजह से, और ये आपको 320 वोल्ट यहाँ पे आने चाहिए। तो 320, 30 और 10 वोल्ट नो प्रॉब्लम, तो यहाँ पे आए गए तो मिल रहे हैं तो बेहतर है। इसके बाद यहाँ पे देखें सिस्टम में लगा हुआ है जी स्विचिंग आईसी है, और ये कुछ इंडक्टर लगा हुआ है। तो ये जी SMPS नहीं है बल्कि ये बक कन्वर्टर है। तो बक कन्वर्टर का क्या काम है कि वो DC हाई वोल्टेजेस को लो वोल्टेजेस में कन्वर्ट करता है, और डायरेक्टली आप AC को भी जो है वो DC में कन्वर्ट करके तो लो वोल्टेजेस हासिल कर सकते हैं। दोनों सूरतों में ये पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखें ये IC जो लगा हुआ है वो LNK, कुछ मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ। तो देखें LNK 305PN लगा हुआ है। तो ये बक कन्वर्टर को के स्विच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे भी देखें कुछ इस तरह से सिस्टम है कि जो SMPS का जो IC मैंने बताया था वहाँ पे क्या होता है कि सोर्स से ड्रेन की तरफ जो है इलेक्ट्रिक हासिल की जाती है, क्योंकि नेगेटिव होता है, नेगेटिव पॉइंट सोर्स से ड्रेन की तरफ जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट दिया जाता है, तो देखिए यहाँ पे 100 ओम्स की रेजिस्टेंस लगाई गई है। तो ये भी तकरीबन फ्यूजेबल ही होती है, अगर कोई हाई वोल्टेज जाते हैं तो ये जल जाएगी। तो यहाँ पे हमें वोल्ट मिलने चाहिए जी 320 वोल्ट आने चाहिए इसके जो है वो ड्रेन पे, और सोर्स पे हमें वोल्ट मिलेंगे
यहाँ पे देखें सोर्स पे वोल्ट मिलेंगे, और साथ ही ये देखें यहाँ से इंडक्टर और कैपेसिटेंस होता हुआ तो यहाँ पे हमें 15 वोल्ट मिलने चाहिए इस पॉइंट पे, क्योंकि ये देखें ये इंडक्टर लगा हुआ है यहाँ पे, तो इंडक्टर से गुजर के तो ये आ जाते हैं यहाँ पे जी हमें 15 वोल्ट इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे चेक कर लें, और इसके ग्राउंड जो है इसकी कॉमन ही है इसके साथ कैपेसिटर्स के साथ, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 15 वोल्ट मिलने चाहिए इन दोनों पॉइंट पे। तो जब ये 15 वोल्ट यहाँ पे इंटर हो जाते हैं तो ये चले जाते हैं जी, एक तो चले जाते हैं IPM की तरफ, देखें ये IPM में आ गए हैं, तो IPM के कुछ पिनों पे आ जाते हैं। इसके अलावा ये आ जाते हैं जी, अगर ऑन नहीं हो रहा है सिस्टम तो फिर क्या वजह हो सकती है कि देखें जब ये 15 वोल्ट यहाँ पे इंटर हुए तो ये आ गए जी, यहाँ पे देखें ये जी पिन है जी लगी हुई, ये वोल्टेज रेगुलेटर की पिन है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये देखें यहाँ पे एक छोटा सा वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है, 7805 जो है वो इसकी रेंज है। तो यहाँ पे हमें क्या होगा कि यहाँ पे जब हमें इस पिन पे हमें 15 वोल्ट मिलेंगे तो ये साथ में सेंटर वाली जो पिन है ये ग्राउंड है, और इसके साथ वाली पिन है यहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिलने चाहिए। अगर यहाँ तक 5 वोल्ट नहीं आ रहे हैं तो मतलब ये कि ये जो वोल्टेज रेगुलेटर ये ख़राब हो चुका है, तो ये इसको चेंज कर लें। अगर 15 वोल्ट नहीं आ रहे तो फिर ये बक कन्वर्टर का मसला है, और ये ख़ास तौर पर ये स्विचिंग जो हो सकती है, ये स्विचिंग IC जो है ये ख़राब हो सकता है, या फिर इसके साथ जो ये देखें ये दो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं इनमें मसला आ सकता है, और इनको चेंज कर लें तो आपका ये काम ठीक हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखें ये डायोड भी ख़राब हो सकती है, चांस मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर ये ख़राब नहीं होती, ज़्यादातर ये कैपेसिटर्स ख़राब होते हैं, स्विचिंग IC ख़राब होता है, ये चीज़ें दो ख़राब होती हैं। तो अगर आप चेंज कर लें, चेक कर लेंगे इनको, तो फिर आपका ये सिस्टम सही हो जाएगा। इसके अलावा ये दोनों जो हैं जो PCB हैं आपस में कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, इलेक्ट्रिकली एक दूसरे के साथ ज्वाइंट नहीं होते हैं, बल्कि ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन कैसी होती है देखें, यहाँ पे आपको मैंने पहले भी दिखा चुका हूँ कि दूसरी उसमें भी, लेकिन चलिए इसमें मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। तो ये देखें ये पिन और इसके ऊपर वोल्टेजेस भी लिखे हुए हैं, ये कनेक्टर और इसके ऊपर वोल्टेजेस वगैरह लिखे हैं, ग्राउंड लिखा हुआ है, आप आसानी से पढ़ के तो यहाँ से इसको देख सकते हैं और इनके वोल्टेजेस यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो आपको आसानी से ये मिल जाएंगे। इसके अलावा इसकी जो अगली तार मिली होती है वो इसके साथ होती है। तो देखें अगर यहाँ पे भी वोल्टेजेस आप चेक कर लें, अगर कोई मसला आ रहा है तो फिर ये देखें यहाँ पे तो डायरेक्टली आपको ऑप्टोकपलर मिल जाएंगे। तो ऑप्टोकपलर में अगर मसला होगा तो फिर ये जो है वो सिस्टम काम नहीं करेगा, और ये ऑन तो हो जाएगा लेकिन उसके बाद अगला फंक्शन नहीं होगा, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं लेगा। तो ये इनको चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे इनके चूँकि ऑप्टोकपलर नहीं बल्कि ये चॉपर से यहाँ पे तमाम वोल्टेजेस लिए गए हैं, 5 वोल्ट तो रेगुलेटर से हैं। इसके अलावा इसमें और क्या चीज़ चाहिए जी, हमें 5 वोल्ट ही चाहिए। तो ये 5 वोल्टेजेस हैं रेगुलेटर से आते हैं, तो इसको चेक कर लें तो ये आपका सिस्टम जो है वो ठीक होने के चांसेस मौजूद होते हैं।